Hey guys, it's Divyansh and welcome back to another episode of Football Daily। और आज की अगर हम पहली अपडेट की बात करें तो वो एक मैच रिव्यू है जहां पर हम लोग बात करने वाले रियल मैड्रिड वर्सेस ओसासुना की। भाई देखो, काफी टाइम बाद एक बहुत ही एंटरटेनमेंट मैच मिला है हमको यहाँ पर, जिसमें रियल मैड्रिड ने डोमिनेट भी किया है, 3 पॉइंट भी हमारे पास आ गए, वालवर्दे का हैट्रिक ऑफ असिस्ट भी आ गया, आर्दा गुलर को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक दिल ले जाने वाला गोल भी आ गया और यहाँ पर विनीसियस जूनियर का ब्रेस आ गया। बस अगर एक इस मैच में कमी थी, दो चीज की कमी थी, पहली चीटिंग और दूसरी यहाँ पर रॉड्रिगो गोल की। ना चीटिंग कर पाए ना रॉड्रिगो गोल मिल पाया, लेकिन यह मैच ना काफी इंपॉर्टेंट था। देखो, यहां से लेके मैनचेस्टर सिटी तक के गेम तक आपको पता है कि आपके पास एक इंटरनेशनल ब्रेक है। अब देखो, इंटरनेशनल ब्रेक ग्रोथ के लिए, रेस्ट के लिए, मैस्टरबेशन हर के लिए ठीक है, लेकिन एक चीज जहां पर आपको इंटरनेशनल ब्रेक कहीं भी हेल्प नहीं करेगा वो है मोमेंटम बिल्ड कैसे होगा। जो प्लेयर्स इंटरनेशनल ब्रेक से पहले यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अच्छे फॉर्म में, चाहे विनीसियस की बात करो, चाहे वालवर्दे की बात करो, चाहे आर्दा गुलर ऑन द बेंच की बात करो, इन सब का मोमेंटम टूटेगा। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर जिन प्लेयर्स की फॉर्म खराब है, भाई उनके पास अपॉर्चुनिटीज कम है, क्योंकि मैचेस की वजह से यहाँ पर ऑब्वियसली ब्रेक की वजह से मैचेस कम होंगे। तो वियर्ड है काफी, इंटरनेशनल ब्रेक काफी अटपटे टाइम पे है। ऐसे में इसका मोस्ट बनाने के लिए, मैक्सिमम पोटेंशियल तक इसको चूसने के लिए आपको एक ही चीज करनी है कि जितने भी मैचेस हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स को पार्टिसिपेट करवाया जाए और ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स अपना बेस्ट फॉर्म दें, क्योंकि अगेन मोमेंटम टूट जाएगा वो ज्यादा बेटर है उससे कि मोमेंटम है ही नहीं है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर ये मैच भाई खुलता खुलता दिख रहा था। शुरुआत के कुछ मिनट अच्छा लगा किस तरीके से यहाँ पर रियल मैड्रिड बहुत बढ़िया अटैक कर रही थी। वो क्यों कर रही थी मैं अभी बताता हूँ, लेकिन अगेन जो चीज बुरी लग रही थी वो नहीं, मैं स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा था, अंडरटेकर वर्सेस बटिस्टा लिखा हुआ है। अच्छा, जो चीज बुरी लग रही थी वो ये था कि ओसासुना एक्चुअली में यहाँ पर रियल मैड्रिड के पेनल्टी बॉक्स में घुस पा रही थी, अच्छे से अटैक कर पा रही थी और ऊपर चढ़ के डरा पा रही थी। अगर ये चीज ओसासुना कर सकती है तो मेरे को लगता है कि ये सिर्फ मैनचेस्टर सिटी का तो पेप गार्डियोला अकेला ही कर देगा पिच पे आके। द पॉइंट इज कि आपका पेनल्टी बॉक्स कितना इजीली एक्सेसिबल है ऑपोजिशन टीम से, ये बताता है कि आउट ऑफ द बॉक्स आपकी शेप, आउट ऑफ द पोजीशन आपका प्रेसिंग स्ट्रक्चर और कहीं ना कहीं आपका जो एग्रेसिवनेस है वो कितना खास है। यस, यहाँ पर लुनिन ने एक नटमैग होकर गोल खाया, लेकिन मैं आपको अभी बता दूं कि अगर वो गोल देख के या फिर अगर आपको एक आधा गोल कंसीड हमने जिस तरीके से करा है ये देख के अगर आपको लगता है कोर्तो इस चीज को बहुत अच्छे लेवल पे इंप्रूव कर देगा तो आप पार्शियली करेक्ट है। लेकिन लुनिन को चेंज करने से मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट चांसेस कुछ खास बढ़ नहीं जाएंगे। चांसेस आपके तभी बढ़ेंगे जब आपके पर्सनल जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो बढ़िया परफॉर्म करेंगे। अब देखो, टीम की अगर हम बात करें, बेलिंगम नहीं था, सस्पेंडेड है, तो यहाँ पर ब्राहिम डियाज ने उसका रोल बखूबी निभाया है जिसकी तारीफ करनी बनती है। टोनी क्रूज एज ऑलवेज गेम खोल सकता है, आज भी खोला। इसके साथ ही विनीसियस 90 मिनट्स, 90 मूवमेंट, 90% कॉन्स्टेंट यहाँ पर अनप्रेडिक्टेबिलिटी देता है। रॉड्रिगो गोल नहीं आया, लेकिन आप शॉट्स ऑन टारगेट की बात कर लो, आप टचेस की बात कर लो, उसकी पोजीशनिंग की बात कर लो, वर्क रेट की बात कर लो या फिर सपोर्टिंग रोल की बात करो, देखो नंबर तो देने पड़ेंगे। प्रॉब्लम पता ही है कि उसको क्रिटिसाइज करना इसलिए बनता है, आपके पास स्ट्राइकर ही नहीं है ना, तो बाकी का रोल तो ब्राहिम डियाज भी निभा लेगा, बाकी का तो वालवर्दे भी निभा लेगा। भाई ये नहीं कह रहा कि इंपॉर्टेंस का नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग कि बहुत आप लाइक ये वो वाली बात होगी कि एक बच्चा 12th में है और वो 12th में बोर्ड्स में नंबर लाने के अलावा सारे अव्वल काम कर रहा है, सारे बढ़िया काम कर रहा है। वो फुटबॉल भी खेलता है, जिम भी करता है, वो संस्कारी भी है, वो पैर भी छूता है, वो रिश्तेदारों को देख के गाली भी नहीं देता है ना, उसकी बंदी भी नहीं है ना, तो लेकिन वो पढ़ फिर भी नहीं रहा, नंबर फिर भी नहीं आ रहे। तो बाप तो यही कहेगा ना, बाकी सारी चीज ठीक है लेकिन पढ़ तो ले, प्राइमरी गोल तो तेरा पढ़ना ही है। ये चीज रॉड्रिगो के साथ है कि जहां सबसे ज्यादा जरूरत गोल्स की है वहां पर वो सपोर्टिंग रोल सारे टिक कर रहा है, लेकिन अभी भी प्राइम ऑब्जेक्टिव में थोड़ा फेल हो रहा है। सबसे बड़ा रोल क्यों ओसासुना इतना खुल गई, देखो जब आप ब्रेव होते हो ना तो एक रिस्क कॉन्स्टेंटली हमेशा होता ही है कि आपकी जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो कितनी एक्टिव है। लिवरपूल की बात करें, मैनचेस्टर सिटी की बात करें, जो बड़े बड़े क्लब है जो हाई प्रेस पे खेलते हैं, बार्सिलोना की बात करें, भाई उन पर अराउगो, कुबार्सी, जूल्स कुंडे है, पर ओसासुना पे क्या है ओसासुना में लड़ नहीं है कुछ। तो दिक्कत की बात यही है ना कि जब आप हाई प्रेस खेलते हो और आपके अगेंस्ट विनीसियस और रॉड्रिगो है तो आपका सबसे कांस्टेंट फियर होता है कि एक बॉल और पूरी टीम खुल जाएगी।
और यही चीज़ हुआ। एक गोल जो बहुत खूबसूरत लगा मेरे को वो था कारवाहाल का गोल। जिस तरीके से कारवाहाल को रोल दे रखा है, मतलब कारवाहाल का अगर मैं आपको बताऊं ना, जैसे टॉटनहम में उडोगी खेलता है ना, जैसे मैनचेस्टर में इनकम्प्लीट वे में जैसे डियोगो डालो खेलता है, अरे क्योंकि वो टेन हैग का प्लेयर है ना, ब्रदर यू वाला हिसाब हो जाता है। वहां पर कहीं ना कहीं कारवाहाल आप देख सकते हो, उसको पूरी फ्रीडम दे रखी है अटैकिंग इंटेंट की, क्योंकि वालवर्दे है, वालवर्दे का मेन काम यही है कि वालवर्दे बैकअप देगा यहाँ पर कारवाहाल को और सपोर्टिंग रोल पर निभाएगा। आज वालवर्दे की तरफ से भी हमको बहुत ही ज्यादा बेहतरीन गेम देखा। आप टोनी क्रूज की तारीफ कर सकते हो, आप यहाँ पर लुका मॉड्रिच की तारीफ कर सकते हो, विनीसियस की, बेलिंगम की, रुडिगर की, रेंडो नाचो को, लेकिन हर में आप ये इनविजिबली मान के चलो कि वालवर्दे की तारीफ तो हो ही रही है। लेकिन गेम बहुत बढ़िया था। यस ऑफ कोर्स ऑब्वियसली आपने फिर एक बार सेट पीस से गोल खा लिया, आपने फिर एक बार यहाँ पर जो दूसरा गोल लूनी ने नटमैग को खाया था, उसकी सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये नहीं कि गोल खा लिया, सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि आपने पेनल्टी बॉक्स में अपोजिशन का प्लेयर छोड़ रखा है, उसको कोई प्रेस ही नहीं कर रहा। क्यों, क्या एल्विश यादव है वो? तो दिक्कत की बात ये है ना कि कोई प्रेस ही नहीं कर रहा उस चीज को। बट खैर, इसी के साथ बात करते हैं अब अपने अगले चीज के, एंड दैट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल। भाई यूनाइटेड के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लिवरपूल के सपने को तोड़ने की, लेकिन असल में हम भी किससे एक्सपेक्ट करें सपने तोड़ने की? सपने तोड़ने वाले तो एरा भी तोड़ने वाले थे, लेकिन असल में दिक्कत की बात यह है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड लिवरपूल को फेस करने में अपने सबसे उच्चतम स्तर पे नहीं है। देखो प्रॉब्लम ये की बात ये नहीं है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के कुछ प्लेयर्स इंजर्ड थे, क्योंकि अगर हम बात करें तो हॉयलैंड वापस आया, मैगवायर वापस आया, ट्रेंट वापस आ गया। लिवरपूल की बात करें तो लिवरपूल में बहुत अच्छे प्लेयर्स वापस आ चुके हैं, लेकिन हाँ, ट्रेंट आर्नोल्ड और इब्राहिमा कोनाते अभी भी बाहर ही हैं। असल में दिक्कत की बात यह है कि लिवरपूल आ रही है ओल्ड ट्रैफोर्ड पे, तो ऑब्वियसली आप सोचोगे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास होम एडवांटेज जो कि है, लेकिन रिसेंट टाइम में बताया गया है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने होम को एज ए एडवांटेज यूज किया ही नहीं है। हाउएवर ये गेम एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड लिवरपूल को हरा ही देगी, बट एटलीस्ट एक फाइट पुट कर सकते हैं, एटलीस्ट आप एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ इसी कंपटीशन में, तो ये तो आपको अपना डू और डाई वाला सिचुएशन देना पड़ेगा, आपको हर चीज ही देनी पड़ेगी। लिवरपूल जो कि क्लॉप के फेयरवेल की वजह से, ट्रेबल की वजह से, हर चीज की वजह से जहां वो पुश कर रही है, आपको समझना पड़ेगा कि मोमेंटम में एड्रेनलिन बूस्ट पे और या फिर अपने सपनों, भाई वो हर चीज पे हाई होगी, तो वो कसर नहीं छोड़ेगी। किस तरीके से टेन हैग यहाँ पर देखता है, क्या वो एक 0-0 ड्रॉ की तरफ लेके जाएगा, क्या वो यहाँ पर हाई प्रेस अपना पिंग पोंग बॉल खेलेगा, राशफोर्ड की क्या सिचुएशन होगी, किस तरीके से वो अपने डिफेंस को स्ट्रक्चर करेगा। कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पर प्रेडिक्शन लग रही है कि यहाँ पर वो एक पिंग पोंग गेम ही खेलेगा, जहाँ पर वो काउंटर पे बीट करेगा। और अगर उसने मैनचेस्टर सिटी वाली परफॉर्मेंस दी कि 70 मिनट भाई बिना बॉल के ही बैठे रहो, बहुत हार्ड होगा डिफेंड करना अगर हार गए, क्योंकि लिवरपूल रिलेंटलेस प्रेस है उनका, रिलेंटलेस अटैक है, ऐसे में वो ठोक देगी एक न एक बार गोल करके। तो टेन हैग के पास एक बहुत बड़ा टास्क है। और क्या मैं बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ? नहीं, बस ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि डैमेज कंट्रोल हो सकता है, कि 7-4-5-0 की जगह आप 1-2-0 अफोर्ड कर सकते हो। बट हाउएवर यूनाइटेड के पास एक गोल्डन चांस है लिवरपूल का काम खराब करने का। इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी सी यहाँ पर ओलंपिक्स की। असल में क्या है कि एम्बाप्पे को खेलना है ओलंपिक्स, लेकिन रियल मैड्रिड के साथ प्रॉब्लम यह है कि रियल मैड्रिड की बात करें या फिर बहुत बड़े बड़े फॉरेन क्लब्स की बात करें, ये ओलंपिक्स में अपनी टीम्स के लिए प्लेयर्स को भेजना चाह नहीं रहे। असल में उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर ओलंपिक्स में भेज देंगे, यूरोज में भी भेज देंगे, तो हम एक काम करते हैं, हम चले जाते हैं यहाँ पर दांडी मार्च पे। असल में इससे बड़ी प्रॉब्लम भी ये है कि वो कहते हैं कि अगर हम ही अपने प्लेयर्स की इंजरी का ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे होगा, क्योंकि आपके पास यूरोज भी है, आपके पास ओलंपिक्स भी है, फिर आपका नया सीजन भी स्टार्ट हो जाएगा, चैंपियन लीग के गेम भी बढ़ जाएंगे। तो वो कहते हैं कि हम ओलंपिक्स में नहीं जाने दे सकते। रियल मैड्रिड का यहाँ पर 2 महीने पहले एक लेटर आया था फ्रेंच फेडरेशन को, जहाँ पर उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम कामाविंगा को और एडवर्ड मेंडी को हम यहाँ पर ओलंपिक्स के लिए नहीं भेजने वाले। ऐसे में यहाँ पर थियरी हेनरी की बात करें, जो कि अंडर-23 के कोच भी हैं, उनको यहाँ पर साफ साफ लग रहा है कि भाई देखो ओलंपिक्स में एम्बाप्पे का तो भूल ही जाओ। और ऐसे में यहाँ पर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एम्बाप्पे, क्योंकि ऑफकोर्स उनका फ्यूचर क्लब उस टाइम रियल मैड्रिड होगा, तो यहाँ पर रियल मैड्रिड उसकी परमिशन नहीं देगी। एम्बाप्पे के एंड से जहाँ पर वो ओलंपिक्स में खेलना तो चाहता है, लेकिन उसको भी पता है कि रियल मैड्रिड से इस चीज़ पे आर्ग्यू करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनकी बात भी ठीक ही है। अगर आपको यूरोज भी खेलना है, अगर आपको ओलंपिक्स भी खेलना है, आपको नया सीजन भी खेलना है आपको, तो आप सारे काम कर लो ना।
आप ही कर लो सारे काम, सलमान खान हो रहा है कतई। लेकिन इसमें अभी इंपॉर्टेंट की चीज ये है कि एज ऑफ नाउ तो ओलंपिक्स में एम्बापे नहीं जा रहा। खैर, इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अब थोड़ी सी, जब पीएसजी से बात करिए तो थोड़ी सी ट्रांसफर अपडेट की कर लेते हैं। अब हाल ही में मैंने तुमको बताया था कैसे लमीन यमाल के लिए 200 मिलियन का ऑफर लेके शायद से एज रिपोर्टेड बाय स्पोर्ट कि भाई लमीन यमाल के लिए 200 मिलियन का ऑफर देने के लिए प्रिपेयर्ड है। लेकिन यहाँ पर बार्सिलोना का एक ही आंसर था, वो था ना। ऐसे में यहाँ पर एक बार फिर से डर्ट शीट्स ने एक नाम उछाला और उस बार जो नाम सामने निकल के आया है वो है मार्कस रैशफोर्ड का। कोई पहली बार नहीं है और आखिरी बार भी नहीं है, लेकिन इस बार ये बताया गया है कि 75 मिलियन देने के लिए पीएसजी रेडी है। लेकिन इसी के रिगार्डिंग जब एरिक टेन हैग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाता है तो उन्होंने यहाँ पर एक चीज कहा कि हमने अभी पिछले साल ही तो रिन्यू करा है भाई, हमने इसलिए थोड़ी रिन्यू करा है कि हम उसको सेल कर देंगे। हाउएवर अगर आप बाकी के लोगों से बात करोगे यूनाइटेड के अंदर की, तो वो तो अभी भी ये कह रहे हैं कि देखो 100 मिलियन ला दो और ले जाओ। असल में मार्कस रैशफोर्ड की बात कुछ अलग इसलिए है क्योंकि उसका पीआर बहुत स्ट्रांग है। मार्कस रैशफोर्ड का जो पोटेंशियल और जो रीच है एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर वो बहुत बड़ी है और मैनचेस्टर को पता भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी ऑन पिच परफॉर्मेंस या फिर उसके टैलेंट को अंडरमाइन कर रहा हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि आज के कलयुग में ना टैलेंट की भी कीमत है, तो ऐसा नहीं है कि बिक नहीं सकता। गिवन द फैक्ट कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को किसी प्लेयर को सेल ही करना पड़ेगा, अब एंटनी हो चाहे वो, लेकिन इनकी रीसेल वैल्यू नहीं है। ऐसे में यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड को लेके पीएसजी क्या स्टैंड रखती है और मैनचेस्टर क्या स्टैंड रखती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का पब्लिक में आके ये बोलना क्लियरली साफ इंडिकेट करता है कि 75 तो वो नहीं लेते, आप 100-110 पे तो आओ, फिर देखो कैसे गांड पे लात मार के बाहर निकालते हैं। अगेन इसी के साथ अगर बात करें एक और ट्रांसफर अपडेट की तो आती है भैया वो यहाँ से बार्सिलोना से। सऊदी से एक बहुत बढ़िया ऑफर आया है बार्सिलोना प्लेयर के। किस प्लेयर के लिए आप लेवेंडोव्स्की समझ रहे होंगे, लेकिन लेवेंडोव्स्की नहीं है बल्कि रफीनिया है। असल में इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्पोर्ट ने ये कंफर्म किया है कि रफीनिया के लिए जो पहले 80 मिलियन था, अब सऊदी गवर्नमेंट इससे भी ज्यादा देने के लिए तैयार है। बार्सिलोना हाँ तो करे। असल में रफीनिया का जो स्टैंड है वो तो बहुत सिंपल है कि भाई मैं तो बार्सिलोना में अपनी पोजीशन की लड़ूंगा। ऐसे में आप कह भी सकते हैं कि लमीन यमाल की पोजीशन जैसे जैसे स्ट्रांग हो रही है, रफीनिया भी एफर्ट दिखा रहा है। अब चाहे उस विंग पे एज सेकंड फिडल दिखाए चाहे लेफ्ट विंग से दिखाए। लेकिन यहाँ पर कुछ बार्सा की सोर्सेज ये भी कंफर्म करती हैं कि रिसेंट टाइम में चेंज में स्टैंड में चेंज तो आया है। जो चीज पहले इम्पॉसिबल लग रही थी अब ऑलमोस्ट पॉसिबल होती हुई दिख रही है। इसके पीछे का 2 रीजन है। पहली चीज तो यह है कि रफीनिया के लिए जो पैसे सऊदी देने के लिए है वो अब 80 मिलियन से भी ज्यादा है, तो बार्सा कैसे रिजेक्ट करे। साथ ही साथ यहाँ पर यह है कि लमीन यमाल की बात करें तो वो एक लाइक अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर बन चुका है, और लेफ्ट विंग की बात करें तो वो भी देखने वाली बात है कि क्या रफीनिया वहां पर कंफर्टेबल भी है। हाउएवर अभी तक बार्सिलोना ने इसका आंसर नहीं किया और करेगी भी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर रफीनिया का क्या इंपैक्ट होने वाला है बिजनेस एंड ऑफ द सीजन में, और इतने क्रूशियल मैचेस आ रहे हैं उसमें टीम का मोराल नहीं तोड़ना। लेकिन इससे ये चीज तो कंफर्म हो गई कि देखो बार्सिलोना को सेल तो किसी को करना है। अब चाहे वो डियोंग को देखें, चाहे वो यहाँ पर पेड्री को देखे, चाहे वो यहाँ पर किसी और को देखे, या फिर रफीनिया को क्यों नहीं। लेकिन इससे ये भी कंफर्म है कि सऊदी सरकार एक बार फिर से अपने अगले आने वाले ट्रांसफर विंडो में काफी भारी इन्वेस्टमेंट करने वाली है। अब चाहे वो रफीनिया को लेके हो, चाहे वो केविन डी ब्रुयने को लेके हो, या फिर वो साला के लिए क्यों ना हो।